हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम अब फाइनली इस पर्टिकुलर चैप्टर के एंड पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तक आपने हड़प्पा को लगभग बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कितनी महान सिविलाइजेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कितनी अंडररेटेड सिविलाइजेशन है। अंडररेटेड क्यों? ये दुर्भाग्य कह सकते हैं कि इसकी खोज करने वाले हम में से ही लोग हैं, लेकिन इसको ट्रिगर करने वाले फॉरेनर्स या यूरोपियंस थे। तो उन लोगों ने भी उस समय अंडररेटेड करके रखा। बाद में शायद सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया, उतनी फंडिंग नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। अभी भी कोशिशें हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शायद अभी भी हम उतने डेडिकेटेड तरीके से हड़प्पा पे काम नहीं कर रहे हैं। यही रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी यहाँ की डिकोड नहीं हो पाई हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट। तो खैर, आज हम बात करेंगे एंड ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में, यानी कि हड़प्पा का अंत कैसे हुआ, इस इतनी महान सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। तो यहाँ पर भी जितने अभी तक टॉपिक आपने पढ़े हैं, इस टॉपिक के जैसी ही सिमिलैरिटी होगी। यानी हम शुरू तो करेंगे कुछ क्यूरियोसिटी के साथ में, लेकिन जब हम एंड करेंगे तो जैसे हर टॉपिक में हम एंड करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, और सारी पॉसिबिलिटीज़ को समझने के बाद ये कह देंगे कि एक रीज़न नहीं है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, सब कुछ। यानी बहुत सारी चीज़ों को लेंगे और उन सब को फिर आगे जाके कॉन्क्लूड कर देंगे कि यही सब कुछ हुआ होगा। चलिए, तो द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सभ्यता का अंत। तो हड़प्पा का कैसे अंत हुआ, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज एविडेंट दैट बाय 1800 बिफोर कॉमन एरा। हड़प्पा को आपने 3 फेजेस में पढ़ा है। ये जो चैप्टर आपने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको मैंने क्या पढ़ाया था शुरू में ही, जब बिगिनिंग शुरू हो रहा था तो बिगिनिंग में आपको बताया गया था कि ये जो है 3 फेजेस में, अर्ली, मैच्योर और लेटर हड़प्पा। यानी ये पूरा सेटलमेंट जब बिगिन हुआ, शुरू हुआ, तो अब अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल सकता है। इनफैक्ट जैसे एनसीईआरटीज़ हैं, तो मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटीज़ जो हैं वो अपडेट हो रही हैं, और बहुत जल्द क्लास 12th की नई बुक जो आएंगी, इस नई बुक में आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा ना, फर्स्ट चैप्टर में जो ईयर हैं, जो टाइम है, खासकर आपका पहला जो चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो टाइम लाइन है, ठीक है, ईयर्स हैं, ये ईयर्स जो हैं ये चेंज होंगे। चेंज कैसे होंगे? अभी तक हड़प्पा की जो शुरुआत है उसको ज़्यादातर 2600 BC या इसके आसपास रखा जाता है। कई जगह पर ये 3300 BC के आसपास भी जाता है। लेकिन सेटलमेंट यहाँ पर मेसोपोटामिया के पहले, जब मेसोपोटामिया था ना, उसकी जब बिगनिंग हो रही थी, उसी के दौरान या उसके पहले ही यहाँ पर लोग आके सेटल हो गए थे लगभग। तो कुल मिला के आप ये भी कह सकते हो कि 5000 साल, ठीक है, 5000 बिफोर कॉमन एरा। तो 2 चीज़ें, टाइमलाइन और एक जो एंड से रिलेटेड आर्यन वाला मिथ है ना, ये 2 चीज़ें अपडेट होंगी आपकी किताबों में। ध्यान रखिएगा, नई जो किताबें आएंगी उनमें ये सब चीज़ें बदलने वाली हैं। तो कभी हम आर्यंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी जितना बुक के कॉन्टेक्स्ट में है उतना हम इसी आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे भी। चलो, तो अर्ली जो सेटलमेंट है, ये अर्ली सेटलमेंट लगभग 3300 बिफोर कॉमन एरा के हो गया था। ऑलराइट, यानी 5000 साल पहले, आज से 5-6 हज़ार साल पहले यहाँ पर अर्ली सेटलमेंट्स हो गए थे, जो कि मैच्योर हुए, ठीक है, अगले 1000 साल के अंदर फिर मैच्योर हो गए। और उसके बाद 1800 आते आते, 1900 टू 1800 कहा जाता है, 1900 टू 1300 कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग इसको 1500 के आसपास भी ले जाते हैं। ओके, तो जो भी है वो क्लियर हो जाएगा, आपकी बुक्स अपडेट हो जाएंगी। तो 1300 आते आते ये सेटलमेंट जो है क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्लाइन फेज की तरफ जाएगा, जिसे हम लेटर हड़प्पन साइट कहते हैं। ओके, तो 1800 बिफोर कॉमन एरा, मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन सच एज चोलिस्तान। चोलिस्तान के बारे में आपने पढ़ा है। चोलिस्तान कहाँ पर है? वेस्टर्न थार डेजर्ट, ठीक है, आपको पता है भारत और पाकिस्तान एक थे, जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारा डेजर्ट आपके पास भी है। उसी डेजर्ट का, थार का ईस्टर्न पोर्शन आपके यहाँ है, वेस्टर्न पोर्शन पाकिस्तान में है। तो जो वेस्टर्न पोर्शन है थार का, वो चोलिस्तान, इसको रोही भी बोलते हैं उस एरिया में, पाकिस्तान की तरफ। तो चोलिस्तान जो साइट है ये उस तरफ पाकिस्तान में लोकेटेड है। ऑलराइट, हैड बीन अबंडन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग यहाँ से छोड़कर चले गए थे। जिन जगहों पर रह रहे थे, जैसे वेस्टर्न जो चोलिस्तान साइट है, या मैं कहूँ वेस्टर्न थार डेजर्ट की जो साइट है चोलिस्तान, इसको लोगों ने अबंडन कर दिया था, छोड़ के चले गए थे, उसको एक तरीके से त्याग दिया था, ऐसा कह सकते हो ना। तो कुछ तो रीज़न रहा होगा कि अपने सेटलमेंट को छोड़ के चले गए, किसी न किसी
परिस्थिति में, सर्कमस्टेंस में, कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टेंस होता है जब लोग मजबूर होते हैं तो वो अपने सेटलमेंट को छोड़कर फिर उस सेटलमेंट से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग नए सेटलमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे वॉर की सिचुएशन हुई, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, या कोई ना कोई ऐसी आपदा आई, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, उनके यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया होगा, अपनी साइट्स को छोड़ करके, अबंडन करके वहाँ से निकल गए होंगे साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ। ऑलराइट, देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये लोग, ये कहने की कोशिश यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जैसे मान लो ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ठीक है, अब उस समय की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे ये आपका मॉडर्न इंडिया का एरिया हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से अब इसको मैं पाकिस्तान को भी मिला दूं, मान लो उसको, अब एग्जैक्टली मैप नहीं है लेकिन कुछ को समझने के पर्पज से समझ लो। ठीक है, तो आपको ये पाकिस्तान में मिल गया यहाँ पे, तो ये पूरा आप हड़प्पा का सेटलमेंट हो गया। तो कहने की कोशिश ये हो रही है कि वेस्टर्न साइड के जो सेटलमेंट्स थे, ये वेस्टर्न साइड के सेटलमेंट्स अब अबंडन हो रहे थे। इनमें से ज़्यादातर साइटें जो यहाँ की थी वो अबंडन हो रही थी और लोग क्या हो रहे थे, लोग इस तरफ ज़्यादा मूव कर रहे थे, ईस्टर्न पोर्शन की तरफ पॉपुलेशन अब बढ़ रही थी, यहाँ की तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ऑलराइट, सो देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू द न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये इस एरिया की तरफ अब लोग बढ़ गए थे। तो पहले ये पूरा फॉरेस्ट हुआ करता था, लेकिन ग्रेजुअली अब क्या होगा, फॉरेस्ट कट करके या कह सकते हो एक तरीके से यहाँ के जंगलों को साफ करके लोग यहाँ से बढ़ के ईस्टर्न की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो माइट भी पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, तो एक रीज़न हमें समझ में आता है यहाँ से, क्या, पॉपुलेशन। ठीक है, जिसको हम और आगे अभी क्लियर करेंगे, मतलब यहाँ से लगभग निकल के आ गया ये। चलिए, इन द फ्यू हड़प्पन साइट्स दैट कंटिन्यूड टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 1900 बिफोर कॉमन एरा, देयर अपीयर्स टू हैव बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर दूसरी चीज़ ये क्या कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि अब जिस तरह का सिस्टम पहले था पुरानी कुछ साइट्स में 1900 बिफोर कॉमन एरा के आसपास, ये देखने में आता है, देयर अपीयर्स टू बी, ये लगता है देखने में, आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं, इन आर्टिफैक्ट्स को जज करने के बाद, इनको एग्जामिन करने के बाद ये क्या देखते हैं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। किसमें आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन? ऑफ द मटेरियल कल्चर। मीन्स पहले जो ये लोग रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते थे, ये रॉ मटेरियल अब उतना क्वालिटी वाला नहीं है, उतना बेहतर मटेरियल नहीं है। मीन्स द मटेरियल दे वर यूजिंग अर्लियर ड्यूरिंग द मैच्योर हड़प्पन पीरियड, दैट रॉ मटेरियल इज नॉट देयर. There is a change, there is a transformation in the material culture, all right, marked by the disappearance of the distinctive artifacts. Means that old distinctive artifact is missing, डिसअपियर हो रहा है, मिस हो रहा है वो। ठीक है, पुराना जो पैटर्न था इनका आर्टिफैक्ट्स को बनाने का, तो पुराना वो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट जो है दैट इज मिसिंग नाउ। ऑलराइट, जैसे वेट्स, सील्स, स्पेशल बीट्स। तो अब हम क्या देख रहे हैं, पहले हमने देखा कि पूरा का पूरा जो सेटलमेंट है, उन सेटलमेंट में जो वेट्स बनते रहे होंगे, ये एक तरीके के स्टोन से बनते थे, एक तरीके का पत्थर होता था जिससे बनते थे। ठीक है, सील्स जो बनती थी क्ले वगैरह की, टेराकोटा वगैरह की, मेटल्स की जो बनती थी, तो ये सब यूनिफॉर्म हुआ करता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो आर्टिफैक्ट्स बन रहे हैं वो उतने डिस्टिंक्टिव नहीं है, यूनिफॉर्मिटीज नहीं है, वेरिएशंस देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बीड्स में भी अब वो मटेरियल नहीं मिल रहा, उतने प्रीशियस स्टोन्स नहीं मिल रहे हैं। राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपियर्ड। यानी अब 1900 सेंचुरी आते आते, 1900 बिफोर कॉमन एरा आते आते, ये पर्टिकुलर जो टाइम था, उस दौरान आते आते हमें ना तो मेसोपोटामिया की तरफ और ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो एविडेंसेस हैं उनमें उनका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ये भी मिसिंग दिखता है। यानी अब हो सकता है आते समय, इस समय तक आते आते, इस टाइम पीरियड तक आते आते जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स थे ये भी मिस हो गए थे। यानी यहाँ से एक और फैक्ट निकल के आ गया, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड था और लोकल ट्रेड था, ये भी डिस्टर्ब हो गया था। लोकल ट्रेड कैसे डिस्टर्ब हो गया? लोकल ट्रेड की ही वजह से तो रॉ मटेरियल में वेरिएशंस आ रहे हैं। यस, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो भी रहा हो ना रहा हो, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो हमने पढ़ा एंशिएंट अथॉरिटी वाला, वो तो मिस हुआ ही होगा। यानी उसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में या मैनेजमेंट में, कंट्रोलिंग में बिल्कुल कमी हो गई होगी या कोई अथॉरिटी नहीं रही होगी। दूसरी चीज़ है कि इंटरनल ट्रेड भी डिस्टर्ब हुआ होगा। ऑलराइट, एक साइड दूसरे साइड के ऊपर जो डिपेंडेंट हुआ करती रही होगी मटेरियल्स के लिए,
वो शायद अब वो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं करवा पा रही होगी या कुछ और जो भी रीजंस रहे होंगे, तो ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हुआ होगा। और जब हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो दोनों को इंक्लूड कर लेना, इंटरनल ट्रेड भी डिस्टर्ब हो गया था इनका और एक्सटर्नल ट्रेड भी इनका डिस्टर्ब हो गया था इस समय तक आते आते। ऑलराइट, चलो, इन जनरल फार फ्यूअर मटेरियल्स वर यूज्ड टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स, बहुत कम चीज़ का इस्तेमाल करके, बहुत कम रॉ मटेरियल या बहुत कम मटेरियल का इस्तेमाल करके बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती थी। ऑलराइट, हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी धीरे धीरे अब पहले जैसी परफेक्शन में नहीं थी। जो टाउन प्लानिंग इतनी सुंदर तरीके से हमने पढ़ी थी, और जिस टाउन में आप देख रहे थे कि सारे अर्बन लेवल के सेटलमेंट्स हो रहे थे, पहले पूरी प्लानिंग होती थी, फिर एक पूरा प्लेटफॉर्म बनता था, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर स्ट्रीट्स बनती थी, ग्रिड पैटर्न में पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनता था, उस ड्रेनेज सिस्टम के बाद फिर घर बनते थे। ये पूरा जो एकदम वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर होता था टाउन्स का, उसमें भी हम डेटेरियोरेशन देखते थे, डिक्लाइन देखते हैं। ठीक है, उसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि वो धीरे 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 कमज़ोर होता चला जा रहा है, ख़राब होता चला जा रहा है। पब्लिक स्ट्रक्चर्स अब उतने प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे हैं। ग्रेट बाथ, ग्रीनरीज, रिजर्वायर्स, ये जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग्स बना करती थी, वो पब्लिक इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग्स क्या हो रही हैं? दे आर नाउ नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड, अब वो नहीं बनाई जा रही। ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ। क्या था ऐसा कि कुछ भी रीजन हो सकता है, वो रीजन नहीं लिखा है लेकिन रिजल्ट लिखा है, कॉज नहीं लिखा है, यहाँ पे इफेक्ट लिखा है, लेकिन बिना कॉज के इफेक्ट नहीं होता, बिना कारण के उसका प्रभाव नहीं होता। प्रभाव लिखा हुआ है, कारण नहीं लिखा हुआ है। हम कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं आज तक। ये किताब, ये पढ़ाई लिखाई इसी पर्पस के लिए चल रही है कि कारण क्या था, जो भी रहा हो बहरहाल, बट प्रभाव तो देखने में आ रहा है। इफेक्ट क्या देखने में आ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, बाकी सारी जो आप पढ़े ना, फिर से याद दिला देता हूँ, जब मैं पहला चैप्टर क्लास 12th का पढ़ाता हूँ और पहला चैप्टर क्लास 11th का पढ़ाता हूँ, तो 4 दुनिया में जो सेटलमेंट्स हैं, दुनिया में जो शुरुआती, द फर्स्ट इनिशियल सेटलमेंट्स वर्ल्ड के जो हैं, मेसोपोटामिया की बात करता हूँ मैं, हड़प्पा की बात करता हूँ मैं, और इजिप्ट की बात करता हूँ मैं, चाइनीज़ सिविलाइजेशन की बात करता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है? मेजॉरिटी जो एरिया है ये रूरल सेटलमेंट से शुरू हुआ, कुछ कुछ अर्बन में तब्दील हुआ। लेकिन हड़प्पा में ये खास बात है कि हड़प्पा का इंटायर सेटलमेंट आगे जाकर पूरी तरह अर्बन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। पूरा का पूरा जो है वो अर्बन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। भले वो छोटी साइट्स हो, बड़ी साइट्स हो, शुरू वो डेफिनेटली रूरल लेवल पर हुआ था, लेकिन उसका खात्मा कहाँ हो रहा है? आप देखो यहीं पर, रूरल वे में। मीन्स दैट अर्बन स्ट्रक्चर, ये जो अर्बन स्ट्रक्चर थे, ये अब धीरे धीरे रूरल वे ऑफ लाइफ में आ रहे थे। मतलब मकान जो बने थे वो पक्की ईंटों के नहीं बने थे, मकान जो बने थे वो पूरी तरीके से वेल प्लान्ड नहीं थे। ग्रिड पैटर्न्स में रोड्स को पूरी तरीके से पहले बनाना, उसके बाद उसमें ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करना, और ड्रेनेज सिस्टम के बाद घर बनाना, ये जितना भी आपने अभी पढ़ लिया, हम ये बार बार इसीलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये रूरल वे ऑफ लाइफ में नहीं दिख रहा है। गांवों में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये सिर्फ शहरों की तरफ ये एक अर्बन फीचर है, ये रूरल फीचर नहीं है। ऑलराइट, तो इन जो नई तरीके की सेटलमेंट्स डेवलप हो रही हैं, जो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, इन्हें नाम दिया गया लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन या लेट हड़प्पन कल्चर्स। ठीक है, या इसी को सक्सेसर कल्चर कहा गया। सक्सेसर कल्चर क्यों? क्योंकि ये जो पुरानी साइट्स जिसके बारे में भी आप बात कर रहे थे, ये पुरानी साइट जो अर्ली या मैच्योर थी, मैच्योर की चीज़ों को लेके आगे बढ़ तो रही थी, लेकिन अब उसमें बहुत कुछ क्या हो रहा था? डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब ये भी होता है कि लिगेसी को तो वो इनहेरिट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उतने क्वालिटेटिव वे में उसको इनहेरिट नहीं कर पा रहा है। चलो, what brought about these changes? क्यों ये परिवर्तन आए? Now we are discussing about the causes. अभी तक so far we have discussed about the effects. अभी तक हम बात कर रहे थे इफेक्ट्स की, प्रभाव की, लेकिन अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे what were the causes? कौन कौन से परिवर्तन थे, कौन कौन से ऐसे causes थे। ऑलराइट, तो देखो यहाँ से पॉसिबिलिटी शुरू हो गई। सेवरल एक्सप्लेनेशंस, पॉसिबिलिटी की बात करना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, कि माइट भी ऐसा हुआ होगा। सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी। पॉसिबिलिटी का मतलब यहां पर मैं क्या क्या कह रहा हूं? थ्योरी। सेवरल एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे विस्तार से वर्णन किए गए हैं, अलग अलग कारण बताए गए हैं, अलग अलग कॉजेस की बात हो रही है। यहाँ पे एक कॉज की बात नहीं हो रही, कॉजेस की बात हो रही है। ठीक है, कि बहुत सारे कारण होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने थोड़ा सा
एक तरीके से यहीं से अगर देखना शुरू करें तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज की बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस हुए होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से लिखता चला जाता हूँ और आप जब आंसर अपने लिखेंगे तो इन सब को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज सबसे पहले ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहला परिवर्तन हुआ होगा वो क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ होगा, क्योंकि जैसा हमने अभी देखा कि जो ये पूरा का पूरा सेटलमेंट था, ये सेटलमेंट कहाँ बना हुआ था, ये सेटलमेंट बना हुआ था इंडिया का ये जो पोर्शन है। ठीक है, तो ये आपकी इंडस रिवर हो गई, ये ऐसे फ्लो हो रही है। तो अब पूरा का पूरा जो सेटलमेंट है आपका इंडस रिवर के आसपास है, सिंधु नदी के आसपास है। तो रिवर्स जो हैं ये आने वाले टाइम में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बहुत एक्सेसिव फ्लड लेके आएँ, या कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ड्रॉट की सिचुएशन हो जाए। तो इनका जो कोर्स ऑफ एक्शन है रिवर्स का, जो फ्लो एरिया, ड्रेनेज एरिया, ये चेंज होता रहता है कभी कभार समय के साथ में। एक्सेसिव रेन हो गई तो फ्लड हो गया, रेनफॉल कम हुआ तो ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो गई। ऑलराइट, तो हो सकता है कुछ ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस हुए होंगे। ऑलराइट, जिन क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से इनको क्या करना पड़ा होगा, अपने सेटलमेंट्स को अबंडन करना पड़ा होगा। जहाँ से हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो की शुरुआत हुई थी कि लोगों ने अपनी साइड, जैसे चोलिस्तान था, चोलिस्तान से लोग मूव करने लग गए ईस्ट की तरफ। ओके, तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। दूसरा, ये क्यों हुआ होगा, क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ होगा। क्लाइमेट चेंज कई बार अपने आप नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ उसमें क्या हुआ होगा, इन्होंने अपनी तरफ से कोई फैक्टर इंड्यूस किया होगा। तो फिर ये लोग कह रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, यानी कि जब पॉपुलेशन एक्सीड हुई होगी तो उस पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से इन लोगों ने सेटलमेंट का एरिया एक्सपैंड करने की कोशिश की होगी। और जब सेटलमेंट का एरिया एक्सपैंड करेंगे तो क्या करेंगे, जंगलों को काटेंगे। ठीक है, जंगलों को काट कर डिफॉरेस्टेशन यानी कि रहने लायक जगह बनाने की कोशिश की गई होगी। तो नदियों के आसपास पानी को होल्ड करने या नदी के कोर्स को बनाए रखने के लिए जंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, रैनफॉल को अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइट भी जब इन्होंने बल्क में डिफॉरेस्टेशन किया होगा या डिफॉरेस्टेशन रैपिडली किया होगा तो फिर ये क्लाइमेट चेंज के रूप में इनको देखने को मिला होगा। चलो, जिसकी वजह से एक्सेसिव फ्लड्स आई होंगी, ठीक है, या ड्रॉट जैसी सिचुएशन हुई होगी, ड्राइंग ऑफ द रिवर्स हुआ होगा, और फिर इनको मजबूरी में क्या हुआ होगा, अपने एरिया को छोड़ना पड़ा होगा, या फिर ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप। ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप, ओवर यूज का मतलब अब यहाँ पर इन्होंने इतना इसको एक्सप्लॉइट कर लिया कि ज़्यादा कुछ रिसोर्सेस नहीं बचे, या फर्टिलिटी सॉइल की खत्म हुई होगी। तो इस वजह से धीरे धीरे ये सिचुएशन बनी होगी कि अब यहाँ से मूव किया जाए। सम ऑफ दीज कॉजेज में होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, इनमें से कुछ रीजन के लिए ही ये कारण बताए जा सकते हैं। यानी जो कॉजेज की हम बात कर रहे हैं इनमें से ज़्यादातर डिफॉरेस्टेशन या एक्सेसिव फ्लड, ड्रॉट या जो क्लाइमेट चेंज है, ये ज़्यादा अप्लाई जो होगा उनके तरफ होगा जो रिवर के अराउंड या रिवर के आसपास रहते थे। मतलब कुछ एरिया के लिए तो बिल्कुल सही वाजिब कारण है, लेकिन हर पूरा का पूरा जो इंटायर सिविलाइजेशन है, इंटायर सिविलाइजेशन में एक ही कॉज या इसी तरह के सारे कॉज, डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से इमर्ज हुआ होगा। तो जब डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, उदाहरण के लिए मैं हड़प्पा की बात कर लूँ, ठीक है, तो जब हड़प्पा की बात कर लूँ तो हड़प्पा एक बहुत बड़ा शहर था, रावी नदी के किनारे था। अब रावी नदी के किनारे था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा, ओवर यूज़ हुआ होगा, डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, यहाँ पे तो क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, हड़प्पा के लोग यहाँ से निकलने की कोशिश किए होंगे, या फिर यहाँ पर धीरे धीरे ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हुआ होगा। तो फिर क्या हुआ होगा, इसके ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरे छोटे छोटे शहर हैं उनके ऊपर भी निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ होगा, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट यही वाले रीज़न सबके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। इंटायर सिविलाइजेशन जो कोलैप्स हुई है उसके लिए ये सारे रीज़न नहीं है, माइट भी फिर कुछ और दूसरे रीजंस की तरफ हमें जाना पड़ेगा। कौन सा, वो हम जैसे अभी हमने बात की ना इसमें, तो इसमें आप और जोड़ दो, पॉपुलेशन को जोड़ दो, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड कॉमर्स को जोड़ दो, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये सब कुछ जब आप जोड़ दोगे तब फिर आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव जो पूरा एक वो है वो बन जाएगा। ठीक है, यहां से आपको ये आंसर उठा लेना है एज इट इज, क्लियर। तो ओवर पॉपुलेशन हो गया या ओवर यूज हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इसी में आप और अर्थक्वेक और ये सब कुछ भी लिख सकते हो, जिसको आप नेचुरल डिजास्टर करके यहाँ पे इंक्लूड कर लो, नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स आए होंगे, है ना, इसी में अर्थक्वेक लिख लो, इसी में फ्लड लिख लो,
ठीक है, इसी में ड्रॉट लिख लो, ये सब कुछ हो जाएगा। अर्थक्वेक हो गया तुम्हारा, फ्लड हो गया तुम्हारा, ड्रॉट हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। ओके और इसके बाद फिर डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हुआ ही होगा यहाँ पे। इट अपियर्स दैट अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट परहैप्स द हड़प्पन स्टेट केम टू एन एंड। वही बात जो मैंने शुरू की अभी है ना, यहाँ पे जो हड़प्पा का एग्जांपल दे रहा था मैं, कि जो सबसे बड़े यूनिफाइंग एलिमेंट रहे होंगे, यानी वो सिटीज़ रही होंगी जो कि पूरे सेटलमेंट को या पूरी सिविलाइजेशन को बांध के रख रही थी, ठीक है, उनमें क्या हुआ होगा, सबसे पहले डिक्लाइन आया होगा। यानी कि जैसे हड़प्पन स्टेट हुआ, मोहनजोदाड़ो हो गया, इनमें सबसे पहले डिक्लाइन आया होगा, और जब यहाँ पे डिक्लाइन आया होगा तब फिर वो डिक्लाइन आगे जाके स्प्रेड हुआ होगा। दिस इज एविडेंस्ड बाय द डिसअपियरेंस ऑफ सील्स, स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्टिव बीट। मतलब अभी हमने जो कुछ रीजन पढ़ा, उस रीजन में हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जो यूनिकनेस थी, यूनिफॉर्मिटी थी, वो यूनिफॉर्मिटी धीरे धीरे दे वर लूजिंग, उसको वो खत्म कर रहे थे या डिसअपेयर होती चली जा रही थी। तो ये इसीलिए हुआ होगा क्योंकि पहले जो बड़ी साइट्स रही होंगी ना, वो बड़ी साइट्स सिविलाइजेशन की, उनमें डिक्लाइन आया होगा, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, ये जो मैंने समझाने की कोशिश की। तो जब यहाँ पर डिक्लाइन आया होगा, बड़ी बड़ी यूनिफाइंग एलिमेंट्स जो थे यहाँ के, यूनिफाइंग साइट्स जो थी, मेन साइट्स जो थी, बिग साइट्स जो थी, बड़े सेटलमेंट्स जो थे, तब फिर वो जो सिस्टम था वो सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स होने लग गया, और जो डिपेंडेंट साइट्स थी छोटी छोटी, जो कि सिर्फ बड़ी साइट्स को फॉलो करती रही होंगी, उन लोगों का पूरा पैटर्न बिगड़ना शुरू हो गया, और उन्होंने धीरे धीरे करके आगे जाके वो सारी चीज़ें खो दी। तो सील में, स्क्रिप्ट में, बीड्स में, बर्तनों में, पॉटरीज में, इन सब में हमें क्या देखने को मिलता है, वो यूनिकनेस देखने को नहीं मिलती, दैट वॉज डिसअपियर्ड। ऑलराइट तो स्टैंडर्ड वेट सिस्टम से भी ये क्या हुए, डेविएट हो गया। यानी पहले क्या था, पहले स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम था जो आपने पढ़ा है सील, स्क्रिप्ट और वेट में। नाउ देयर वाज अ शिफ्टिंग फ्रॉम द स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम, ठीक है, लोकल वेट्स आ गए, डिक्लाइन एंड अबेंडमेंट ऑफ द सिटीज, लोग शहर छोड़ के जाने लग गए। ओके तो ये एकदम से नहीं हुआ है, ये एक लंबे समय में हुआ है, 300-400 सालों का समय लगा है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इंटायर सेटलमेंट, जब आपको मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो याद होगा क्या मैंने कहा, बिगनिंग टॉपिक जब पढ़ाया था तो बिगनिंग टॉपिक में ये बताया था कि ऐसा नहीं था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ओवरनाइट इतनी बड़ी फ्लॉरिश प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन बन गई। इट हैपेंड इन thousands of years, it took thousands of years to develop such great prosperous cities, big cities। तो इतने बड़े जो सेटलमेंट थे ये आसानी से नहीं बने और आसानी से बिगड़े भी नहीं। तो पहले सेटलमेंट शुरू हुआ जिसे आपने अर्ली कहा, हज़ारों सालों में ये मैच्योर स्टेज में पहुंचे, और उसके बाद अगले कुछ 100 सालों में 300-400 जैसे 1900 के आसपास ये लोग कहते हैं शुरू हुआ, और फिर ये आगे जाके 1300 या 1500 आते आते, यानी 400 से 600 साल का जो टाइम पीरियड है, 400, it took 400 to 600 years to decline these cities। all right now the subcontinent would have to wait for over a millennium for new cities। और ये जो डिक्लाइन हुआ, उस डिक्लाइन में हम देखते हैं कि जो रूरल कल्चर आ गया, उस रूरल कल्चर के बाद हड़प्पा की जो लिगेसी है ना, वो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गई। इतनी शानदार, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं जहाँ से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, लेकिन फिर मिलेनियम, कई 100 सालों का हमें वेट करना पड़ता है, कई 100 सालों का हमें वेट करना पड़ता है, इनफैक्ट हज़ारों सालों का हमें वेट करना पड़ता है। उसे कई 100 को एक साथ बोल दो तो 1000 हो गए, तो हज़ारों साल का वेट करना पड़ता है नए शहरों के डेवलपमेंट का। इस रीजन में, हड़प्पन रीजन में, जहाँ पर आज हड़प्पा है, और जो नॉर्थन इंडिया का पूरा सेटलमेंट, जहाँ पर इंडस वैली का एरिया था, उस एरिया में जाने में, इस रीजन में आने में जो नए शहर हैं, आप देखोगे जब आप सेकेंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ोगे, मगध का डेवलपमेंट पढ़ोगे, तब मगध में नए शहरों का डेवलपमेंट होगा। उसके पहले कुछ भी आपको कोई शहर देखने को नहीं मिलेगा, रूरल कल्चर ही देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर डिपिक्शन बताने की कोशिश की है, तो वो मैं आपको दे देता हूँ। इसको बहुत डिटेल में नए जो बुक्स आने वाली हैं ना उसमें कवर किया जा रहा है मेरे ख्याल से, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और स्ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को मैं, मतलब ये जो बॉक्स दिया गया है आपके इसमें, इसको मैं स्टैंडर्डाइज कर दूं, इसको मैं एक उसको मतलब आपको बता दूं कहना क्या चाह रहा है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि एक थ्योरी है जो ये कहती है कि हड़प्पन जो ख़त्म हुए, इसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। जैसे ये जितने भी हम 5-6 रीज़न पढ़े, इनमें एक और रीज़न लोग जोड़ते हैं, और वो है फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन जिसको पूरी तरीके से अब डिस्कार्ड कर दिया गया है
कि ऐसा कुछ नहीं था। और इस फॉरेन इन्वेजन में जो नाम लिया जाता है वो किनका नाम लिया जाता है? आर्यंस का नाम लिया जाता है। और इसको स्ट्रेस करने के लिए या इस एविडेंस को पुख्ता करने के लिए क्या उदाहरण दिए जाते हैं? एक गली है जिसका नाम है डेड मैन लेन, ठीक है। 3 से 6 फीट की चौड़ाई की एक गली है जहां पर बड़े मतलब बहुत सारे अमाउंट में स्कल्स देखने को मिलते हैं, स्केलेटल्स देखने को मिलती है, हड्डियों के कंकाल वगैरह देखने को मिलते हैं। और इन हड्डियों के कंकालों में, स्केलेटन्स में क्या देखने को मिला है कि कुछ ना कुछ घाव हैं, ओके, कुछ ना कुछ उनके बॉडी में किसी न किसी तरीके के कुछ इंजरीज हैं, ओके। तो ये किसका कहना है? जॉन मार्शल का कहना है। जॉन मार्शल ने ऐसा कहने की कोशिश की। ऑलराइट। हालांकि आगे जाके इन्होंने ही इसको रिफ्यूट किया और बाकी लोगों ने ही इसको रिफ्यूट किया। ऑलराइट। लेकिन जैसे व्हीलर ने आगे जाके रिफ्यूट कर दिया इन्हीं के स्टेटमेंट को। इन्होंने कहने की ये कोशिश की कि ये जो हुआ है डेड मैन वाला सिनेरियो जो हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि ऋग्वेद में आगे जाके, यानी जब हम हड़प्पा के बाद जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस हिस्ट्री में जो नया एपिसोड शुरू होता है वो एपिसोड शुरू होता है वेदास का। और जो वेदास का एपिसोड शुरू होता है, इस वेदास के एपिसोड में आर्यंस आ जाते हैं। ऋग्वेद में, वेदास में आर्यंस का डिपिक्शन है। तो बेसिकली आर्यंस कौन है? बाहर से आए हुए लोग हैं, इंडिया के लोकल लोग नहीं हैं या यहाँ के इनहेबिटेंट्स नहीं हैं, एक्चुअल ये बाहर से आए हुए लोग हैं। और इन्होंने क्या किया? इंडस वैली के लोगों के साथ या लोकल लोगों के साथ में इनका टसल हुआ, यानी कि वॉर जैसे सिचुएशन बनी, युद्ध हुए। और इस युद्ध के दौरान जो आर्यंस थे, दे सब्जुगेटेड द लोकल इंडस पीपल, और ग्रेजुअली पूरा कल्चर जो है वो आर्यनाइज हो गया या आर्यंस ने ओवरटेक कर दिया। तो ये थ्योरी पूरी तरीके से मतलब डिस्कार्ड की जाती है कि आर्यंस बाहर से आए, भारत के एक्चुअल रहवासी आर्यन थे। और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग पालन करते हैं। फॉर एग्जांपल, पेड़ों की पूजा करते थे, नेचर वर्शिपर थे। नेचर वर्शिपर का वर्शिपिंग का कॉन्सेप्ट, प्रकृति की पूजा का कॉन्सेप्ट बाद में भी देखने को मिलता है हमें। फैलस वर्शिप या लिंग पूजा आज भी देखने को मिलती है हमें, ठीक है। वेड सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे थे, जो बाइनरी सिस्टम में था, जो कि एंशियंट इंडिया में 1 आना, 2 आना, 4 आना, 6 आना, 8 आना, ये एक तरीके का बाइनरी सिस्टम ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा की एक तरीके से लाइफ के पैटर्न में इंटीग्रल बाद में भी हैं। वो बात अलग है कि इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिखावट और इनकी भाषा, काश हमें ये डिकोड हो जाती, ये हम समझ लेते, तो पूरा का पूरा जो दूध का दूध और पानी का पानी वाली बात है वो हो जाती और सारी कहानी क्लियर हो गई होती। एनीवेज, आर्यंस वाला जो है वो मैं बल्कि सेपरेट वीडियो में एक आपको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ टॉपिक में जितना था उतना ही मैंने बता दिया है। लेकिन एक सेपरेट हिस्ट्री में ही, इसी में ही आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या, कहाँ से शुरू होता है ये विवाद, और इसके बाद फिर इस विवाद में कौन किस तरीके से आगे बढ़ा और क्यों इसको नहीं मानते हैं, या कौन लोग मानते हैं, कौन लोग नहीं मानते हैं। तो ये क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा और अभी आपको सिर्फ क्लास 12 के हिसाब से पढ़ना है, तो वो जानकारी के पर्पज़ से बन जाएगा और ये आपके एकेडमिक पर्पज़ से बन गया। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बने रहिए चैनल के साथ, अपना ध्यान रखिए। अगले वीडियो के साथ मैं जल्दी से आता हूँ। थैंक यू।